अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिलाखिर काबीना ने हल्फ उठा लिया है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाने के बाद काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक वफाकी काबीना के नाम सामने नहीं आए हैं। वज़ीर ख़जाना कौन होगा, इस हवाले से मुसलसल क़यासराइयाँ तो हो रही हैं। इसहाक़ डार को वज़ारत ख़जाना ना देने की खबरें भी आ रही हैं। कल हमारे प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने भी इस बात का इशारा दिया कि इसहाक़ डार की तबीयत ठीक नहीं है और वज़ारत ख़जाना दिन रात का काम है। साथ ही उन्होंने वज़ीर ख़जाना के ओहदे के लिए गर्दिश करने वाले नाम मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब के हवाले से भी इशारा दिया कि उन्हें मुआशी टीम में कलीदी किरदार मिलेगा। इसके अलावा दीगर कलमदानों के लिए भी मुख्तलिफ नाम गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन हतमी ऐलानात सामने नहीं आए हैं। साथ ही 2 दिन बाद यानी 9 मार्च को सदारती इंतखाब होने जा रहा है और इसके फ़ौरन बाद सेनेट के इंतखाबात होंगे। मगर इस सबसे पहले तहरीक इंसाफ को एक और धचका लगा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला दिया, मगर आज पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से तहरीक इंसाफ को आर्जी रिलीफ दे दिया है और इन मखसूस नशिस्तों पर कल तक हल्फ रुकवा दिया है। इस फैसले पर भी बात करेंगे, लेकिन आज इमरान खान ने एक दफ़ा फिर अडियाला जेल में समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में सामने आने वाली बातों का जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिये की तायीद करता हूँ। 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनना चाहिए और CCTV वीडियोस निकाली जाए। इमरान खान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देकर हमारी ख़वातीन से ज़्यादती की गई। इलेक्शन में धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है। हम फ़ौज के खिलाफ नहीं हैं और ना ही तसादुम चाहते हैं। हम इलेक्शन में धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि IMF को ख़त इसलिए लिखा क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। हमारा 70% पैसा कर्जे उतारने में चला जाता है। 8 फरवरी से किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। मुझे मालूम है कि मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया गया, लेकिन बताना नहीं चाहता। हमारी पार्टी फ़ौज के खिलाफ नहीं है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। तहरीक इंसाफ इस मामले को अदालतों में भी ले गई है और आज पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को आर्जी रिलीफ भी मिल गया है, जिसके तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कामयाब करार दिए गए दीगर जमातों के उम्मीदवारों को हल्फ उठाने से रोक दिया गया है। अदालत ने कल तक हुक्म इम्तना जारी करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है कि वो इन अराकीन से हल्फ ना लें। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 6 सवालात उठाते हुए लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भिजवा दिया है। साथ ही अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने जो 6 सवालात उठाए हैं उनके मुताबिक क्या इस अदालत के पास मज़कूरा केस सुनने का दायरा इख्तियार है, क्या दरख्वास्त गुजार के पास इस पटिशन को फाइल करने का कानूनी हक है, क्या दरख्वास्त गुजार आइन और इलेक्शन एक्ट की मुतल्लिका शिकों के मुताबिक ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का कोटा हासिल करने का हकदार है, क्या किसी सियासी जमात की जानिब से ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना करवाने की खामी का कानून के तहत मदावा किया जा सकता है, क्या कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से सियासी जमातों में तकसीम की जा सकती हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन की शिक 51(6) के साथ साथ इलेक्शन एक्ट की शिक 104 और इलेक्शन रूल्स के रूल 92 और 94 को गलत समझा है और उनकी गलत तशरीह की है। पेशावर हाई कोर्ट ने ये 6 बुनियादी सवाल उठाए हैं और उनका जवाब तलाश करने के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से लार्जर बेंच की तश्कील का कहा और मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को भी नोटिस भिजवा दिया। मगर साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI समेत जिन पार्टियों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की नशिस्तें बांट दी गई हैं उनका हल्फ भी कल तक रुकवा दिया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जबकि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के मामले को लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आज इस हवाले से ऐलान करने के साथ साथ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने मजीद कहा कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे। उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे और ज़राए से ये भी खबर सामने आई है कि इमरान खान ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत को नामजद कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, आज तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट और कौमी असम्बली में इमरान खान और अपने दीगर कैदियों की रिहाई के लिए करारदाद जमा कराई गई है। आज सेनेट में ही खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद ने मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर तनकीद करते हुए कहा कि PSL की खाली नशिस्तें भी हुकूमती इत्तेहाद ले लें।
रिजर्व सीट्स जो कि तहरीक इंसाफ का हक बनता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की या सुन्नियत हक कौंसिल की जायज सीटें ना सिर्फ वो रोकी गई बल्कि इनको दूसरी पार्टीज को वो किस कानून के तहत दे दी गई है। मैचेस हो रहे हैं PSL के, वहां पे जो खाली निशस्तें हैं वो भी आप ले लो। पूरी दुनिया में इस साल बेशतर ममालिक में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं। आप अव्वल तो आपने मैंडेट चोरी किया है। 180 सीटें नेशनल असेंबली की तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। उसके बाद आपने क्या किया, सिर्फ 90 सीटें, और आपने सीटें चुराई और उसके बाद फिर रिजर्व सीट भी चोरी। फॉर्म 45 जो अपलोड हुए हैं कल, वो सारी कहानी बता रहे हैं कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है। तो हम आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को आर्जी रिलीफ मिला है। अब कल तक कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया जा सकेगा, जिनमें नून लीग को 16, पीपल्स पार्टी को 5, जबकि MQM और JUI को एक नशिस्त मिली थी। अहम बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे तो हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई थी। जियो न्यूज़ के मुताबिक कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अराकीन की मजमूई तादाद 230 हो गई थी, जिनमें नून लीग के 123 अराकीन थे, पीपल्स पार्टी के 73, MQM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अराकीन शामिल थे। जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग जिया की भी एक नशिस्त है। ये नंबर गेम इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसके बाद सेनेट के इलेक्शन होंगे, जिनमें मखसूस नशिस्तें ना मिलने की सूरत में तहरीक इंसाफ को वाज़ेह नुकसान हो सकता है। और कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ धांधली के बयानिए में शिद्दत ले आई है। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने सलमान अकरम राजा और तैमूर सलीम झगड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 में मौजूद फ़र्क सामने रखा और मुतालबा किया कि हाई कोर्ट्स के ट्रिब्यूनल्स ज़्यादा हों और फैसले जल्दी हों। 40% के करीब टर्नआउट रहा है पूरे मुल्क में। ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है और ऐसे पोलिंग स्टेशंस है जहां पर टर्नआउट इवन 100% से भी बढ़कर है, इवन 90% भी वो टर्नआउट है, 99% टर्नआउट है। अगर आपके पास फॉर्म 45 आ जाता है और उसमें आपको कोई करेक्शन की वो आ जाए, क्योंकि आपने फॉर्म 45 को 46 के साथ टैली करके उनसे रिसीव करना है, वो रिटर्निंग ऑफिसर अपने निगरानी में इनके सामने करता है। तो अगर ऐसे किया हुआ होता तो फिर ये सिचुएशन हमें ना देखनी पड़ती, लेकिन अभी ट्राइब्यूनल में जब ये जाएगा तो देखेगा। अब हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल बने वो ज़्यादा हो और उसके फैसले जल्द हो। सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम अपीलें बड़ी अरसा रही है और उसमें फैसले नहीं हुए। जबकि आज एक दफ़ा फिर मौलाना फजलुर रहमान ने धांधली के हवाले से अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट 2018 में था वही मैंडेट अब भी है। उस वक्त इलेक्शन क्यों धांधली ज़दा था और अब क्यों नहीं है, यही सवाल मैं तहरीक इंसाफ से भी करूँगा। यही सवाल कर रहा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कि जो आपका मैंडेट 2018 में था, तकरीबन कुछ ऊपर नीचे आज भी वही है। आपके इसी मैंडेट के साथ उस वक्त का इलेक्शन क्यों धांधली था और आज का इलेक्शन क्यों धांधली नहीं है। और यही सवाल तहरीक इंसाफ से भी करता हूं कि आपका भी तकरीबन वही मैंडेट है, कुछ ऊपर नीचे। उस वक्त धांधली क्यों नहीं थी और आज धांधली क्यों है। इसके अलावा आज इलेक्शन के हवाले से पिलडैत की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से तकाबली जायजा लिया गया है। पिलडैत की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आम इंतखाबात का शफाफियत का स्कोर 2013 के बाद से कम तरीन यानी 49% तक गिर गया है, जो कि इंतखाबी साख में परेशान कुन रुझान का इशारा करता है। ये पिछले इंतखाबी अदवार के मुकाबले में शफाफियत के स्कोर में कमी की निशानदही करता है। पोलिंग के मरहले से पहले शेड्यूल में काफ़ी ताख़ीर और सियासी जबर देखा गया। साथ ही निगरान हुकूमतों और रियासती इदारों की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग के दिन मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली ने इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत के लिए मुश्किलात पैदा की। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 48, 46, 45 और 49 की इशाअत में ताख़ीर की गई, जो इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। पोलिंग डे का मरहला, वोटिंग, पोलिंग अमले की कारकर्दगी और पोलिंग स्टेशन का मयार 2018 के आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर आम इंतखाबात 2024 के मयार ने 49% स्कोर किया है। यह स्कोर न सिर्फ 50% से कम है बल्कि पिछले 2 इंतखाबात के स्कोर से भी कम है। वोटों की गिनती, नताइज मुरत्तिब करना, ट्रांसमिशन, आर्जी नताइज का ऐलान और इंतखाबात के बाद के अमल को सबसे कम 40% स्कोर मिला। इसके बाद पिलडैत ने सिफारिश की है कि इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तियों की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। पंजाब में 2018 के आम इंतखाबात के बाद बनाए
गए 8 के मुकाबले में सिर्फ 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। इस पर तशवीश है। इससे जाहिर होता है कि इस बार इंतखाबी दरख्वास्तों के फैसले में ज़्यादा ताख़ीर मुतवक्के है। इसलिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि दरख्वास्तों का फैसला 180 दिनों की कानूनी डेडलाइन के अंदर किया जा सके। यह इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अलावा आम इंतखाबात 2013 के तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन की तरह इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट सोच समझकर फैसला करें। एक तरफ इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से मुसलसल सवालात उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ वफाक में काबीना की तश्कील का मरहला खबरों में है। मुख्तलिफ इदारतों के लिए मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को मुआशी टीम का सरबराह बनाने का इम्कान है, जबकि इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और निजकारी और अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनाया जा सकता है। अमीर मकाम को वज़ारत आबी वसाइल, मुसद्दिक मलिक को वज़ारत पेट्रोलियम, MQM के मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी, फैसल सब्जवारी को पोर्ट्स एंड शिपिंग और फारूक सत्तार को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वज़ारत दी जाएगी, जबकि राना सनाउल्लाह को मामले ख़ुसूसी बराए दाखिला का कलमदान दिया जा सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ अता तारड़ साहब खुद मौजूद होंगे, जिन्हें वज़ीर इत्तलात बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि आज जो इत्तलात सामने आई हैं, कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया और फिर आज इमरान खान पर उस पर बयान और दीगर खबरों पर हम पहले बात करेंगे। सीनियर साथी सलाहकार उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है पहले नज़र आया इमरान खान साहब की तरफ से, चाहे गंडापुर साहब को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनाना हो या फिर अचकज़ई साहब का नाम सदारत के लिए देना हो, सदारत के उम्मीदवार के तौर पर, वो भी उस वक्त जब उन्होंने एक सख्त तकरीर की और खोसा साहब ने आके बताया, लतीफ़ खोसा साहब ने, कि उस तकरीर से पहले उन्हें बता दिया गया था कि वो सदारत के उम्मीदवार होंगे। मगर फिर एक सख्त एलामिया आता है और इमरान खान कह रहे हैं कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं। क्या कहीं ना कहीं मामलात चल भी रहे हैं, कुछ बैकडोर चल रहा है या कुछ हो नहीं रहा है और मामलात खराबी की तरफ ही जा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि उनके को मामला चल रहे हैं और इसलिए वो बाज़ का कंफ्यूजिंग सिग्नल देते हैं और उसकी एक वजह अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनको भी पुरुमीद रखना है कि हमारे मामला चल रहे हैं, या कोई इस तरह से बातें आ गई कि इमरान खान जो है वो उनको जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। अभी अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने भी इस तरह की बात की है, और भी लोगों ने कोई ऐसे इशारे दिए हैं। लेकिन मुझे ये आइडिया है कि पिछले दिनों कोई एक अहम कोई एक रिटायर्ड कोई जनरल साहब थे, उन्होंने कोई इस तरह के इशारे दिए तो उनको फौज की तरफ से काफी उनकी सुबकी हुई है। किसी ने दिया हुआ है, क्योंकि बाज़ का ये भी होता है कि जब कोई रिटायर्ड जनरल बात करता है तो तासर ये लिया जाता है कि जैसे इनका कोई दरमियान में कोई मेडिएशन करा रहे हैं, कोई इस तरह का रोल है। तो खान साहब जो है वो एक तरफ एक कदम पीछे हटते हैं और 2 कदम वो आगे भी बढ़ा रहे हैं और ओवरऑल एक बड़ी एक कंफ्यूज किस्म की पॉलिसी है उनकी, कि जिसमें अब ये देखें कि जिस तरह उन्होंने 9 मई की भी बात की है, अब खान साहब पहले खुद ये बात कर चुके हैं कि 9 मई को जो मेरे साथ हुआ है या जो मेरी जो गिरफ्तारी हुई थी, तो मेरे फॉलोअर वो इस तरह ना करते तो क्या करते, या रेंजर्स जिन्होंने गिरफ्तार किया था उनका ताल्लुक फौज से नहीं था। अब जो है वो कहते हैं जी कि उनको उन लोगों को उनकी निशानदेही कीजिए कि कौन लोग हैं, ऐसे जैसे इनका कोई बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और ताकि जो असल चीज़ है या एक फैसला करने का इख्तियार है वो उनके अपने पास ही रहे और उनके लोग जो है वो मायूस भी ना हो, उनको ये लगे जी कि खान साहब आ जाए, कल आए। मेरे लिए सरप्राइज होगा कि कोई ऐसा कोई बड़ा उनका कोई राब्ते वाली को बात चल रही है। एज ऑफ टू डेट कोई ऐसी है नहीं, और ना ही जो मौजूदा क़यादत है और उनका भी कोई राब्ते करना इनके साथ इतना आसान काम नहीं है। सब अब एक ऐसी सूरत हाल में जिसमें एक नज़र ज़रूर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ में इलेक्शन के बाद एक नया कॉन्फिडेंस आया है, इस एतराज़ के बावजूद कि उन्हें उनकी सीटों से महरूम किया गया, इस प्रोटेस्ट के बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ने भी जो है उन्हें रिजर्व सीटों से महरूम किया, एक नया कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि जिसमें वो कहीं ना कहीं 2 कदम आगे जाने को भी तैयार हैं। उनकी तकारीर से भी ये बात नज़र आती है। पहले ज़ाहिर है वो कहते थे हमसे कोई भी बात करे, हमारे से बात करने को तैयार हैं, अब वो बात शुरू हो गई है कि नहीं जी ये तो चोर हैं, इनसे हम बात नहीं करेंगे। तो आपको लग रहा है कि जो नया कॉन्फिडेंस है, जो बहरहाल इलेक्शन के बाद उन्हें वोटों की सूरत में नज़र आया है, वो कमज़ोरी दूसरी तरफ लेकर आएगा? माजी में हमने देखा ज़रूर है कि जो इलेक्शन होते हैं उसके अलावा जो पब्लिक प्रेशर होता है वो दूसरी तरफ कमज़ोरी लेकर आता है।
देखिए ओवरऑल जो ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन ने उन्हें एक नया कॉन्फिडेंस दिया है, पीटीआई को एक नई जिंदगी मिली है। पीटीआई को बहुत सारे लोग एक तरह से राइट ऑफ कर चुके थे कि उनका एक फ्यूचर नहीं है, लेकिन इलेक्शन में उन्होंने ये साबित किया है कि जहां तक पॉपुलर पॉलिटिक्स का ताल्लुक है तो इमरान खान रेलिवेंट हैं। जहां तक पावर पॉलिटिक्स का ताल्लुक है तो वो उसमें मुझे कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये जिस तरह ये मखसूस नशिस्तों का मामला है, मुझे नहीं लगता कि इनकी फेवर में ये फैसला आएगा। बेशक पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो किस जवाब, कौन सा जवाब फराहम किया जाएगा कि जिसके तहत इन्हें सीटें मिलेगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन नजर ऐसे आ रहा है कि जैसे अब जो सदारत की कुर्सी है वो उसमें जरदारी साहब फायज हो जाएंगे, बाकी जो अहम ओहदे हैं उधर भी या नून लीग होगी या पीपल्स पार्टी वाले होंगे। तो या वो जो करने की कोशिश करेंगे वो एजिटेशन की पॉलिटिक्स है। लेकिन जिस अंदाज में पहले वो कर पा रहे थे 9 में से पहले, क्या अभी उनको वो चांस दिए जाएंगे, ये मुझे नजर नहीं आता। लिहाजा इनका इलेक्शन जो है ना, प्रोटेस्ट बड़ा कंट्रोल प्रोटेस्ट होगा। इसी तरह जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, अगर ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता और उन्हें किसी की जरूरत ना होती तो इमरान खान साहब के जो आपने पहले अभी कोई चलाए हैं जो बता रहे थे कि जिसमें वो कह रहे थे जी कि हमारा जो है यानी कि मैं कोर कमांडर के एलामिये से इत्तफाक करता हूं, तो इनको इत्तफाक करने की भी जरूरत नहीं थी। इनको तो किसी के साथ मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है, और वो उनको ये वजाहतें देने की भी जरूरत नहीं है कि वो फौज के खिलाफ हैं या हक में है। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ उन्हें इस चीज का अंदाजा है कि स्ट्रक्चरली वो उनको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात होना जरूरी हैं। इवन अपना एक भरपूर अंदाज में प्रोटेस्ट करने के लिए भी उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात ठीक होना जरूरी हैं। तो लिहाजा वो एक कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं कि जिसमें जरा प्रेशर भी बिल्ड करते हैं और साथ वो एक मिनट समाजत या एक कोई एक होप का साइन भी देते हैं कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, मैं आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। मुंजिमा साहब बहुत शुक्रिया। कौन होगा काबीना में, हुकूमत कैसे चैलेंजेस का सामना करेगी, हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त तक हर इजलास में भी शरीक हो रहे हैं और मुमकिन तौर पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए उनका नाम आ रहा है। अता तारड़ साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कंफर्म कीजिएगा आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और साथ में ये भी कंफर्म कीजिएगा कि बाकी वुज़रा के नाम क्यों नहीं अनाउंस हो रहे हैं जब शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि जी फौरी तौर पर काम पर लगना है और मुल्क को मसाइल से निकालना है। जी देखिए, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने चार्ज संभालते ही तकरीबन रोज़ मईशत के हवाले से कोई ना कोई मीटिंग की है। आज भी एफबीआर के रिफॉर्म्स पे, पीआईए की निजकारी पे मीटिंग की गई, कल भी की, परसों भी की। जो बारिश से मुतासर इलाके हैं उनका दौरा भी कर रहे हैं, कल गवादर गए, आज पेशावर गए। तो बिल्कुल उनको इस बात का इदराक है कि काबीना जब तक नहीं बनेगी, कुछ अहम फैसले हैं जो काबीना के बनते ही जो है वो किए जा सकेंगे। तो उस पर कंसल्टेशन चल रही है इत्तेहादियों के साथ भी, पार्टी के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि अगले 48 घंटों में काबीना तश्कील दे दी जाएगी और काबीना ने जो फैसले करने हैं, कुछ फैसलों की तौसीक करनी है, वो फौरी तौर पे उस काम पे लग जाएगी। तो अगले 48 घंटे इस हवाले से अहम हैं और मैं समझता हूँ वज़ारत ख़जाना का फैसला एक बड़ा फैसला है जो कि हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हो जाएगा या हो गया है, जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जैसा हो जाएगा या हो गया है वो फैसला अभी तक नहीं प्रोबेबल नहीं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें 2-3 नाम बिल्कुल चल रहे हैं और उसमें जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं औरंगजेब साहब की तरफ, वो नाम भी बिल्कुल प्रोबेबल्स में शामिल है। मगर मैं देखें, जब तक खत्मी ना हो जाए किसी चीज़ को कंफर्म करना कबल अज़ वक्त, मैं समझता हूँ कि वो नुकसानदेह होता है। और जब तक फाइनल कंसल्टेशन ना हो जाए तो हतमी तौर पे जब फाइनल हो जाएगा तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। मगर ऑब्वियसली 2-3 नाम अभी भी जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं और जैसे ही फाइनल होंगे तो एक मुनासिब तरीके से उसका ऐलान कर दिया जाएगा और बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। तो अगर ये दुरुस्त है कि इसहाक डार साहब उन नामों में नहीं है, उनकी तबीयत की वजह से, क्या ये बात दुरुस्त है?
आज इसहाक डार साहब देखिए पिछले एक आधे इजलास में शायद तबीयत की वजह से वो नहीं आए, मगर आज का जो इजलास था अगर आपने उसकी फुटेज देखी हो तो जो एफबीआर की डिजिटाइजेशन के ऊपर, एफबीआर के रिफॉर्म्स पे, रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से और पीआई की निजकारी पे, तो उसमें आज इसहाक डार साहब बैठे थे और इसहाक डार साहब के साथ डॉक्टर शमशाद साहिबा बैठी थी और औरंगजेब साहब ने भी वो इजलास अटेंड किया वाया वीडियो लिंक कराची से। तो ये तमाम लोग उस मीटिंग में शरीक थे। आज डार साहब ने तमाम जो इकोनॉमी की मीटिंग्स हैं वो अटेंड की हैं। अच्छा, आप पहले कह रहे थे 2-3 नाम अंडर कंसिडरेशन है, फिर आपने 3 नाम लिए, औरंगजेब साहब, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा और इसहाक डार। अब ये तीनों नामों में से किसी एक का फैसला होना है। देखिए अब ये तीनों मीटिंग में शरीक थे तो जो हतमी फैसला होगा आपको आगाह कर दिया जाएगा, मगर मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसला है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है कि आगे जो इकोनॉमी की बहाली है, जो आईएमएफ के साथ मामलात हैं, जो ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इन चीज़ों को एड्रेस करना है। तो आई थिंक अच्छा फैसला होगा और अगले 48 घंटों में इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। जिस तरह भी मामला लगना हो ये लग जाएगा। और वजीर इत्तलात आप होंगे? देखिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी मौजूद है। अब मरियम औरंगजेब साहिबा के पंजाब जाने के बाद यहाँ पे जो इत्तलात का काम है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ही देख रहा हूँ। तो पार्टी ने जो फैसला किया, मैं पार्टी के हर फैसले पे हमेशा सर तस्लीम खम रहा हूँ और पार्टी के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करते हैं, खुल के करते हैं और कई दफ़ा जो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो भी करते हैं। पार्टी ने अगर ये जिम्मेदारी दी तो बिल्कुल इसको कबूल करेंगे। पार्टी ने कोई और जिम्मेदारी दी, पार्टी के ज़हन में कोई और कलमदान मेरे लिए हुआ या पार्टी ने कोई और फैसला किया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको खुशदिली से कबूल किया जाएगा, मगर इसकी प्रोबेबिलिटी अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। और एमकेएम के साथ मामला तय पा गए? ये खबर दुरुस्त है कि 3 वजारतें आप उन्हें दे रहे हैं, एक ओवरसीज पाकिस्तानी, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक पोर्ट्स एंड शिपिंग? देखिए एमकेएम के साथ हमारी एक हतमी नशिस्त कल होनी है और कल शाम एक हमारे इत्तेहादी पार्टियों का एक डिनर भी होने जा रहा है जिसका एजेंडा सदारती इलेक्शन है जो 9 तारीख को होना है। तो कल वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म की सदारत में तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ का एक इशाइया है और इंशाअल्लाह ताला उसमें एमकेएम भी शरीक होगी और एमकेएम के साथ एक बैठक कल भी है। तो उसमें मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी और मामलात इंशाअल्लाह ताला खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। एमकेएम हमारी एक फितरी इत्तेहादी पार्टी है और हमेशा उनके साथ एक अच्छा इत्तेहाद रहा है, एक इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता रहा है। तो मैं समझता हूँ एमकेएम वाले मामलात जो एक फ़ाइनल कंक्लूजन की तरफ वो कल चले जाएंगे और कल इत्तेहादियों का जो इशाइया है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। उसमें सदारती इलेक्शन के हवाले से भी हिकमत अमली तय होगी, बातचीत होगी और उससे पहले इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम के मामलात को भी किसी तरफ लगा दिया जाएगा। मतलब आज सुबह तक आप लोग कंफर्टेबल 2/3 मेजॉरिटी में आ गए थे अपने इत्तेहादियों समेत, 230 नशिस्तें आपके पास आ गई थी। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें आपको देने का फैसला है और उसका हल्फ रोक दिया, 16 आपकी, पीपल्स पार्टी की 5, एमक्यूएम और जेयूआईके की एक इजाफी नशिस्त जो उनको मिली थी। तो ये 2/3 मेजॉरिटी से अचानक महरूम होने का फैसला आपको लग रहा है कि आपको मिल पाएंगी ये नशिस्तें? कल पेशावर हाई कोर्ट की हियरिंग है और इसमें हमारे वकला भी पेश होंगे और वो स्ट्रांगली इस केस को आर्ग्यू करेंगे। देखिए जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, अगर आर्टिकल 51(6)D आप आइन का पढ़ें और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 पढ़ें तो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की अक़लियतों की उस पार्टी को जानी है जिसका वजूद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और आज़ाद अरकान को जो 3 दिन का टाइम दिया जाता है टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामान में मौजूद हो। और देखिए कानून के मुताबिक हर सियासी जमात को पाबंद किया जाता है कि इलेक्शन से पहले आपने मखसूस नशिस्तों की लिस्टें आवेज़ा करनी हैं, पब्लिसाइज करनी है ताकि वोटर अपना डिसीजन उस पे इंतजार करते हुए कर सके। अगर वोटर को आपकी लिस्ट पसंद आए तो आपके हक में वोट दे, ना आए तो वो किसी और पार्टी को वोट दे सके। और लिस्ट जमा कराने की एक आखिरी तारीख भी थी और ख़वातीन को और मखसूस नशिस्त वालों को जो अक़लियत के मेंबर्स हैं उनको भी एक टाइम दिया गया था कि इस शेड्यूल के मुताबिक आपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने हैं। अब ना लिस्ट जमा कराई, ना कागजात नामजदगी दाखिल करवाए, ना आज़ाद अरकान ने पार्लियामान के अंदर वजूद रखने वाली जमात को ज्वाइन किया, तो कोई तरीका नहीं है कि तरीके इंसाफ जो आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको ये नशिस्तें मिल सकें। इसका आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे रास्ता बंद हो चुका और ये भी आइन कहता है कि जो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए
यानी आप किसी वजह से आप ज्यादा सीटें जीत गए हैं, आपकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है, मुकम्मल हो गई है, आप इजाफी लिस्ट दे सकते हैं। कोई मेंबर ऐसी सूरत में कर जाए, फैसला नए सिरे से लिस्ट इस वक्त नहीं दी जा सकती। मगर फैसला कल अदालत करेगी। मगर ऐसी सूरत में जिसमें उनसे पहले बल्ले का निशान लिया गया, फिर अपनी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सके, फिर उनसे मखसूस नशिस्तें भी ले ली जाएं, फिर वो आप लोगों को दे दी जाएं, दीवार से ही लगा रहे ना एक जमात को, तो वो कैसे आप लोगों के साथ एक मुफाहमती अमल में हिस्सेदार बनेगी? वो तो मज़ाहमती अमल में ही होगी। फिर आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी स्ट्रगल ही कर रहे होंगे। शाहजेब साहब, कानून का एक असूल है और लॉ का प्रिंसिपल है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी अगर आप कानून से ला इल्म हैं और उसका नुकसान आपको होता है तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई वजह नहीं है। आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराए अपनी पार्टी के, आपने उसका तरीक़ेकार फॉलो नहीं किया, मखसूस नशिस्तों में आपने कानून को फॉलो नहीं किया। इनका मसला ये है कि माजी में इनको इतनी रियायत मिलती रही है, माजी में इनके साथ एक लाडले वाला सलूक होता रहा है कि उनको आदत पड़ गई है कि कानून की खिलाफ वर्जी भी हो जाए, आइन की खिलाफ वर्जी भी हो जाए, उसके बावजूद वो ये तवक्को रखते हैं कि उनके साथ नरमी बरती जाएगी और उनको वो तमाम मरात या वो तमाम सहूलियात दी जाएंगी जो कानून को अगर फॉलो किया होता तो वो दी जाती। अब कानून की खिलाफ वर्जी करके तो ये सीटें हासिल नहीं हो सकती। निशान का पैरा उन्होंने खुद देना था। निशान का पैरा देखिए हमारे साथ क्या होता रहा। हमारे से जब निशान लिया गया सेनेट के इलेक्शन में, वो तो बिला वजह लिया गया, इन्होंने तो इलेक्शन नहीं कराया। और ये मामला एक अदालती मामला है, अदालत में कानूनी बहस इस पे होगी और वो कानूनी बहस मेरा ख्याल है नतीजा खेज होगी। तो हम भी आर्ग्यू करेंगे, ये भी करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो दरअसल की गुफ्तगू आपने सुनी। आज एक और अहम फैसला अदालत से आया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल से मुताल्लिक अपनी हतमी राय दे दी है और वाज़ेह कर दिया है कि जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल हुआ और फिर जिस तरीके से उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, वो फेयर ट्रायल के उसूलों के खिलाफ था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अपनी राय देकर अपनी अदालत को भी चार्जशीट कर दिया है। आज जिस सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, उसे 12 साल पहले 2011 में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस के फैसले से मुतालिक अदालत की राय मांगी थी। इस रेफरेंस पर 11 नवंबर 2012 को आखिरी समाअत हुई थी और फिर 11 साल तक ये रेफरेंस किसी भी चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद इस रेफरेंस को 9 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया और आज सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर इस रेफरेंस में मौजूद 5 सवालात का जवाब दे दिया है। अदालती राय के मुताबिक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते और सही सिमत में तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम ना करें। हमारे लिए कानून का बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि आया लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में कत्ल से मुतालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल में कानून के मुनासिब अमल और फेयर ट्रायल के तकाज़ों की पैरवी की गई या नहीं। सदर पाकिस्तान की तरफ से दायर करदा रेफरेंस ने हमें फौजी डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे की समाअत, सज़ा और सज़ाए मौत की कार्रवाई पर गौर करने का मौका फराहम किया है। अदालती राय के मुताबिक ये रेफरेंस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कायम करदा सियासी जमात की हुकूमत के दौरान दायर किया गया था और फिर दीगर बड़ी सियासी जमातों की के बाद दीगरे हुकूमतों ने इस रेफरेंस को वापस नहीं लिया। ये इज्तिमाई मफाद पाकिस्तान के अवाम की इस वसी ख्वाहिश की अक्कासी करता है कि वो इस अदालत की राय हासिल करें कि आया मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के ट्रायल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल दिया गया या नहीं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस में मौजूद सवालात का एक एक करके जवाब दिया। रेफरेंस में पहला सवाल था कि लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के तकाज़ों को पूरा करता है या नहीं, और अगर नहीं करता तो इसके असरात और नताइज क्या होंगे। जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि इस केस में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ट्रायल की समाअत और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपील की कार्रवाई आइन के आर्टिकल 4 और 9 में दर्ज फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं करती, जिसे बाद में आइन के आर्टिकल 10A के तहत एक अलहदा और आज़ाद बुनियादी हक के तौर पर जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक आइन और कानून इस फैसले को कलदम करार देने का तरीक़ाकार फराहम नहीं करते जिसके तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुजरिम करार दिया गया और सज़ा दी गई। मज़कूरा फैसले को इस अदालत की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद हतमी शक्ल मिल गई है। रेफरेंस के अंदर दूसरा सवाल यह था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर लागू होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देते हुए कहा
कि रेफरेंस के सवालात उस कानून के उसूल की वजाहत नहीं करते हैं जो इस अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में बयान किया है और जिसके बारे में हमारी राय तलब की गई है। लिहाजा इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में बयान करदा कानून के किसी उसूल से पहले ही इख्तलाफ किया जा चुका है या उसे मुस्तरद किया जा चुका है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस के सवाल नंबर 3 और 5 का एक साथ जवाब दिया। और रेफरेंस में सवाल नंबर 3 ये था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था या उनके खिलाफ वाज़ेह जानिबदारी को मद्देनजर रखते हुए ये एक सोचे समझे कत्ल के बराबर है। जबकि 5वां सवाल इस केस में सबूतों और शवाहिद को रिकॉर्ड करने से मुताल्लिक था कि ऐसा हो सकता था या नहीं। और इन दोनों सवालात पर अदालत ने अपनी राय देते हुए कहा है कि आइन के आर्टिकल 186 के तहत अपने मुशावरती दायरा इख्तियार में यह अदालत शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती और केस के फैसले को कलअदम नहीं कर सकती। ताहम अपनी तफसीली वजूहात में हम फेयर ट्रायल की समाअत और मुनासिब कानूनी अमल के हवाले से होने वाली बड़ी आइनी और कानूनी खामियों की निशानदेही करेंगे। इसके अलावा रेफरेंस के अंदर चौथा सवाल यह था, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत पुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि हमें इस सवाल पर कोई मदद फराहम नहीं की गई, इसलिए राय देना नामुनासिब होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया कि इस केस में नजरसानी अपील मुस्तरद हो जाने के बाद उस फैसले ने हतमी शक्ल इख्तियार कर ली है। मगर साथ ही अदालत ने भी कहा है कि इस पूरे केस में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया और जब फेयर ट्रायल ही नहीं हुआ तो फिर फैसला कैसे बरकरार रह सकता है। इस हवाले से अब तक इबहाम बरकरार है। आज चीफ जस्टिस काजी फायदी सर ने खुली अदालत में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में इस रेफरेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की राय का इजहार किया। Our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process. The Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. This court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. और फिर बिलावल भुट्टो ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं 44 ईयर्स के बाद, अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ अदालती ट्रायल को आज रियासती सतह पर गलत करार दिया है, मगर इस हवाले से गवाहियाँ बहुत पहले आ चुकी हैं। जैसे रिटायर्ड नसीम हसन शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी बरकरार रखने का फैसला दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जियो न्यूज़ के मेज़बान इफ्तिखार अहमद को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दुश्मन थे। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि अगर वो इख्तिलाफी नोट लिख देते तो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जान बच जाती और इसका उन्हें बहुत अफसोस रहा। मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, आपके सामने पेश हूँ। मैंने आपको प्रमोशन नहीं दी, आपको बैठा दिया गया है। मैं कहता हूँ मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए था? तो मेरा नहीं ख्याल किसी को उन्होंने कहा ऐसी बात के मौलवी मुश्ताक साहब की मैं बात कर रहा हूँ। मौलवी मुश्ताक साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा। जी हाँ, वो मेरे ख्याल में मौलवी साहब की ज़्यादती थी, क्योंकि वो बहुत ही यानी ज़बरदस्त आदमी थे और वो भुट्टो के दुश्मन थे और उनको चाहिए था कि इस केस में ना बैठते तो बेहतर था। आपने कहा कि भुट्टो केस की समाअत के दरमियान मेरी आपकी ज़ाती राय ये थी कि भुट्टो की सज़ा में कमी हो सकती है जी, और इस सिलसिले में उनका केस बड़ा मजबूत था। मैंने भुट्टो के वकील याया बख्तियार से पूछा क्या वो मौत की सज़ा में कमी के बारे में दलाइल देना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक साहब, जैसा जब आप कन्विंस थे, तो जब आप फैसला दे रहे थे तो डिसेंडिंग नोट नहीं आपको लिखना चाहिए था कि इस हद तक सज़ा ना दी जाए? जी हाँ, हो तो सकता था, मगर जब वो जो उनका वकील है वो कहता है मुझे सज़ा की कोई परवाह नहीं, मुझे तो क्विटल चाहिए। मैं समझता हूँ भुट्टो यानी जो है वो सर आप डिसेंडिंग नोट तो दे सकते थे ना, दे तो सकता था, मगर यानी मेरे ख्याल में
इसमें कुछ थोड़ी सी हमारी भी कमज़ोरी है और कुछ उसकी या बख्तियार की भी थी, यानी जिद उसने हमें एक किस्म का नाराज़ कर दिया। या मुख्तार ने आपको नाराज़ कर दिया, लेकिन सर आप खुद तस्लीम करते हैं कि ये भुट्टो को ये मिलना चाहिए था, ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था। हाँ, ये तो अगर इसको आप ज़ाती तौर पे तस्लीम करते हैं जैसा आपने माना, तो अगर आप डिसेंडिंग नोट लिखते थे तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ ना होती? पता नहीं मुख्तलिफ होती या नहीं होती, मगर कम से कम उसकी जान बच जाती। और मुझे भी इसका बाद में काफ़ी अफसोस रहा। इस इंटरव्यू में जस्टिस नसीम हुसैन शाह ने यह भी तस्लीम किया कि नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहिबान इतने बहादुर नहीं होते। लोगों का तो ख्याल है ना कि जजेस को तलवारें चलानी चाहिए और मिलिट्री वालों को यानी नेस्त व नाबूद कर देना चाहिए, इन्होंने गलत किया है। मगर वो मिलिट्री वाले हैं, वो जजों को निकाल सकते हैं। क्या जज पर ये लाजम नहीं कि जज इंसाफ करे? लाजम तो है, मगर कई दफ़ा अपनी जब यानी नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहिबान जो हैं वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दें और इंसाफ करते रहें। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए। लिहाजा बेहतर है कि एक आध केस में जिसमें फ़ौज ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसमें कोई थोड़ा सी लचक दिखा दी जाए, मगर यानी अपनी सीट बचा ली। सहाफ़ी असद अली तूर की गिरफ्तारी को 10 दिन हो गए हैं और वो FIA के पास जिस्मानी रिमांड पर हैं, जबकि आज एक बार फिर FIA को असद अली तूर का मजीद 2 दिनों का जिस्मानी रिमांड मिल गया है। पहले असद अली तूर का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, फिर इतवार को जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से असद अली तूर के जिस्मानी रिमांड में 3 दिनों की मजीद तौसी कर दी गई, जिसके बाद आज उन्हें एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां FIA ने उनके जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसी की इस्तदा करते हुए अदालत को बताया कि कवानीन में तरमीम के बाद 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड ले सकते हैं। इस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने उनसे पूछा कि आपने गुज़िश्ता दिनों में क्या तफ्तीश की है। इस पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि तफ्तीश में प्रोग्रेस हुई है। असद अली तूर की बैंक स्टेटमेंट ले ली है, असद तूर से चंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ली हैं, मजीद बरामद करनी है। इस दौरान असद अली तूर के वकील ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि मुलजिम को तहवील में रखना नामुनासिब और गैर कानूनी है। ट्रायल में मालूम होगा कि असद तूर ने क्यों ऐसा बयान दिया। असद तूर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मुद्दई FIA का अफसर है। जिन हजरात की इज्जत नफ्स मजरू हुई उन्हें खुद मुद्दई बनना चाहिए था। असद तूर के खिलाफ जमा की गई रिपोर्ट में एक्स हैंडल का जिक्र ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने असद तूर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दिया। असद तूर ने किसको उकसाया, कोई सबूत प्रोसिक्यूशन दिखा दे। खबर और वीलॉग में फर्क रखना चाहिए, तज्जिया देना अलग चीज होती है। असद तूर पर मुकदमे में साइबर दहशतगर्दी की दफा लगाई गई है। आज समाअत के बाद FIA ने असद अली तूर के जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 दिन की तौसी की दरख्वास्त कर दी, जिसे मुस्तरद करते हुए अदालत ने उन्हें मजीद 2 दिनों के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। इस तरह अदालत अभी तक FIA को असद अली तूर का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे चुकी है। आज की समाअत के हवाले से असद तूर की वकील एडवोकेट ईमान मजारी ने हमें बताया कि FIA ने असद अली तूर से एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी की इंटरनेट डिवाइस और उनका मोबाइल फ़ोन ले लिया है। FIA का कहना है कि उन्हें असद तूर से मजीद डिवाइसेस बरामद करनी है। हम इस ऑर्डर के खिलाफ भी कल रिव्यू की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद अली तूर की गिरफ्तारी और FIR में उनके खिलाफ दर्ज चार्जेस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए पूछा कि आपको रिपोर्ट जमा कराने का कहा था, बताया गया था कि नोटिस किसी और चीज का दिया गया और FIR कुछ और कर दी गई। दरख्वास्त गुजार का अभी क्या स्टेटस है? इस पर FIA के वकील ने उन्हें जवाब दिया कि दरख्वास्त गुजार इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर है। इस दौरान असद अली तूर की वकील एडवोकेट ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, मगर नोटिस कुछ और था। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने नमाज दी कि ऐसा नहीं होता कि FIR दर्ज हो और गिरफ्तारी हो जाए। मान लिया कि दरख्वास्त गुजार ने गलत किया होगा, मगर क्या इब्तिदाई रिपोर्ट पर गिरफ्तारी हो सकती है? इंक्वायरी के लिए अगर बुलाया और गिरफ्तार कर लिया, क्या यह कानून के मुताबिक हुआ? आज की समाअत में अदालत ने असद अली तूर और FIA दोनों के वकील से हतमी दलाइल तलब करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।